नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गई। उनकी मूवमेंट तकनीक अजीब थी। वे जहां भी जाते बड़ी संख्या में मुरझाए पत्ते हिल उठते। कितनी भयानक गति है। फेंग वुचेन की आश्चर्यजनक गति को महसूस करते हुए तीनों व्यक्तियों के चेहरे बहुत बदल गए। नेता की हथेली फेंग वुचेन के सिर की ओर लगी। दुर्भाग्यवश यह चूक गया। फेंग वुचेन की अजीब गति तकनीक ने चतुराई से चकमा दे दिया। ची पलक झपकते ही फेंग वुचेन एक आदमी के सामने आ गया था। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि फेंग वुचेन की तलवार से उसका गला कट गया। खून बहने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? भोले लोग झू कबीले हैं, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। हर शब्द ठंडे जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। अभिमानी। इस समय दूसरे व्यक्ति ने पहले ही फेंग वुचेन की ओर जोरदार मुक्का मार दिया था। हम्फ। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में नाक भान सिकोड़कर हमले का जवाब मुक्के से दिया। टकराना। फेंग वुचेन ने एक ही वार से 7वें लवक्यूई कल्टीवेशन रियलम कल्टीवेटर को मार डाला। वह घूमा और फिर से मुक्का मारा। दबी हुई आवाज के बाद फेंग वुचेन की हिंसक ताकत से वह आदमी उड़ गया। यह कैसे संभव है? वह आदमी हैरान रह गया। 8वां लवक्यूई कल्टीवेशन रियलम कल्टीवेटर फेंग वुचेन के मुक्के का सामना नहीं कर सका। अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारकर गिराने के बाद फेंग वुचेन ने एक और हमला किया। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। पलक झपकते ही फेंग वुचेन जमकर पहुंचे। एक तेज दहाड़ के साथ उसने फिर से उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा। टकराना। पू। उसने अपनी हथेली हटा ली और एक तेज धमाके के साथ हिंसक शक्ति ने उस आदमी को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर उड़ गया और बाल्टी जितने मोटे एक बड़े पेड़ से जा टकराया। न जाने उसकी कितनी हड्डियां टूटी थीं। छठा लवक्यूई कल्टीवेशन रियलम कल्टीवेटर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या यह रहस्यवादी श्रेणी का कौशल है? नेता स्तब्ध रह गए। तुम एक झटका भी नहीं झेल सकते। फेंग वुचेन के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। वह धीरे से घूमा और नेता की ओर ठंडी नजर से देखा। नेता कांपने से खुद को नहीं रोक सका। यह पहली बार था जब उसने इतना भयानक 6th लवक्यूई कल्टीवेशन रियलम कल्टीवेटर देखा था। कुछ ही दूरी पर सफेद पोशाक में लड़की इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। आप बचे हुए आखिरी व्यक्ति हैं, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। भले ही नेता 9वें लवक्यूई खेती क्षेत्र के चरम पर थे, फेंग वुचेन अभी भी डरे हुए नहीं थे। नेताजी का चेहरा काला पड़ गया। उसके हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने दांत पीसकर गुस्से से कहा, अरे बदमाश, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। 9वें लवक्यूई खेती क्षेत्र के शिखर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर मैं उसका सामना करता हूं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। उसने उसका सामना करने की योजना नहीं बनाई थी, अन्यथा वह उस आदमी के हमले से बच नहीं पाता। यह सोचकर फेंग वुचेन ने हमला करने की पहल की। उसने अपने ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ को सक्रिय किया और अपनी लाल उग्र तलवार से एक घेरा बनाया, जिससे 10 उग्र ऊर्जा वाली तलवारें बन गईं। सच्चा क्यूई प्रक्षेपण। ये देखकर नेताजी हैरान रह गए। उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर आ गईं। शू शू शू। लाल ज्वलंत तलवार घूम गई और 10 ऊर्जा तलवारें ध्वनिक धमाके की एक श्रृंखला के साथ एक साथ उड़ गईं। उसी समय फेंग वुचेन तेजी से बाईं ओर चले गए। नेता ने ऊर्जा तलवारों को मुक्के और लात से चकनाचूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी ताकत अत्याचारी थी। इस बव्वा की सच्ची क्यूई बहुत हिंसक है। नेताजी फिर चौंक गए। उसकी मुठियां और पैर झंझना रहे थे। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन की ताकत अत्याचारी थी और झू कबीले के व्यक्ति ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। इस लड़के का मार्शल कौशल बहुत मजबूत है, यह निश्चित रूप से एक गहन रैंक मार्शल कौशल है। वह आदमी बहुत आश्वस्त था और उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। फेंग वुचेन के भयंकर हमले का सामना करते हुए आदमी ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने अपना हाथ पंजे की तरह मोड़ा और फेंग वुचेन की तलवार पकड़ने की कोशिश की, जैसे वह फेंग वुचेन की तलवार छीनना चाहता हो। हम्फ।
फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। दुष्ट ड्रैगन भगवान के समृद्ध अनुभव के साथ फेंग वुचेन इसे कैसे नहीं देख सकते थे। फेंग वुचेन की कलाई अचानक घूम गई और लाल उग्र तलवार दक्षिणावर्त दिशा में घूम गई। यदि वह आदमी नहीं रुका तो उसका हाथ अवश्य काट दिया जाएगा। फेंग वुचेन की प्रतिक्रिया की गति ने भी उस व्यक्ति को चकित कर दिया और वह केवल खुद को रुकने के लिए मजबूर कर सका। लेकिन जैसे ही वह आदमी रुका, फेंग वुचेन को पहले ही एक दोष मिल गया था। लाल तेज तलवार ऊपर से नीचे गिरी, जिससे आदमी के कंधे पर एक लंबा खूनी घाव हो गया। ताज़ा खून लगातार बहता रहा। यह लड़का वास्तव में जानता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि वह मेरी हरकतों को समझने में सक्षम है। वह आदमी चौंक गया और उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। फेंग वुचेन का हमला सफल हो गया और वह तेजी से उस आदमी की बाईं ओर चला गया। लाल तेज तलवार ने एक बार फिर हमला किया, सीधे उस आदमी के सिर पर वार किया। वह आदमी इतना डर गया कि उसे ठंडे पसीने आ गए और वह जल्दी से पीछे हट गया। इसके बाद फेंग वुचेन ने लगातार हमला करने के लिए ड्रैगन गॉड्स शैडो की रहस्यमय और अजीब गति तकनीक का इस्तेमाल किया। भले ही उस आदमी ने पलटवार किया, लेकिन वह फेंग वुचेन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सका। यह बच्चा वास्तव में मेरी हरकतों को देख सकता है। वह मेरे अगले हमले की भविष्यवाणी कर सकता है। जितना अधिक वह आदमी लड़ता था, उतना ही अधिक भयभीत होता जाता था। उसने इतना भयानक युवा कभी नहीं देखा था। फेंग वुचेन ने उससे सीधे लड़ाई नहीं की और वह आदमी क्रोधित और असहाय था। कुछ मिनटों तक भीषण युद्ध चलता रहा और उस व्यक्ति का शरीर तलवार के घावों से भर गया। वह पूरी तरह से घाटे में था। झोउ कबीले ने तुम्हें यहाँ भेजकर गलती की है। तुम्हारा उल्लेख नहीं किया जा रहा है। भले ही एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार आया हो, वह मुझे मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। उस आदमी की आभा बहुत कमजोर हो गई थी और वह अब फेंग वुचेन के लिए खतरा नहीं था। उस आदमी का चेहरा अतुलनीय रूप से क्रूर था। उसने दांत पीसकर गुस्से से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। मैंने तुम्हें कमतर आंका था। वह आदमी अनुमान लगा सकता था कि इतनी कम उम्र में क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर किसी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए फेंग वुचेन एक भयानक प्रतिभा थी। यदि ऐसी प्रतिभा प्रकट नहीं होती तो झोउ कबीला निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। इसलिए वह व्यक्ति फेंग वुचेन को मारने के लिए दृढ़ था, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े और झोउ परिवार के लिए कोई खतरा न हो। अगर मेरे पास निश्चित मात्रा में आत्मविश्वास और आश्वासन नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं नीलामी में एक लोहार के रूप में अपनी दिव्य क्षमता दिखाऊंगा? फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाईं, आप युनझोउ से नहीं हैं। आप यहाँ क्यों हैं? मृतकों को बहुत अधिक जानकारी नहीं होनी चाहिए। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। आदमी का चेहरा काला पड़ गया और उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा उतना भोला नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। वह तो बस एक बूढ़ा लोमड़ी है। उस आदमी की जानलेवा आभा और भी मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया, अपने कंधे में दर्द को सहन किया और दोनों हाथों से एक सील बनाई। बदबूदार लड़का, मैं तुम्हें झोउ परिवार के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। तुम्हें आज ही मरना होगा। एक शक्तिशाली आभा फैलते ही वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। मिड ग्रेड येलो रैंक मार्शल स्किल, असीमित पवन ब्लेड, उद्धरण चिन्ह। वह आदमी दहाड़ रहा था जैसे उसकी दाहिनी बांह पर एक शक्तिशाली हवा की विशेषता ऊर्जा घनीभूत हो गई हो। जैसे ही वह चिल्लाया, उस आदमी ने अपना हाथ लहराया। झटका, 2 मीटर लंबा सफेद क्यूई ब्लेड उड़ गया। यह 7वें स्तर के क्यूई शोधन क्षेत्र कृषक को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह सच नहीं हो सकता है, फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ फिर से सक्रिय हो गया और लाल उग्र तलवार पर हरी लपटें और भी अधिक हिंसक हो गईं। ब्रह्म तलवार तकनीक, ब्रह्म विनाश, स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ो, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लाल ज्वलंत तलवार हरी रोशनी के साथ चमकी, फेंग वुचेन चिल्लाया। एक हिंसक तलवार की हुई एक शक्तिशाली आभा के साथ सामने आई। यह एक गहन रैंक मार्शल कौशल है। नहीं, पृथ्वी रैंक। यह पृथ्वी रैंक है। अतुलनीय हिंसक और अत्याचारी आभा को महसूस करते हुए वह आदमी इतना भयभीत हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह बेहद भयभीत था। झटका, फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार लहराई और 2 मीटर लंबी हरी उग्र तलवार अजेय बल के साथ निकली। बूम, पू, हिंसक ऊर्जा तलवार ने आसानी से आदमी के विंड ब्लेड को तोड़ दिया और बिना किसी प्रतिरोध के आदमी के शरीर पर प्रहार किया। एक जोरदार विस्फोट के साथ उस आदमी ने मुंह से खून उगल दिया और उड़ गया।
शक्तिशाली विस्फोटक ऊर्जा फैल गई और आदमी के आसपास के कुछ पेड़ टूट गए। अंकल झू, पास की लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी क्योंकि उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। क्यूई शोधन क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के बाद भी इसका उपयोग करना अभी भी मुश्किल है, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। हालांकि फेंग वुचेन विंड ब्लेड की भयानक शक्ति से संतुष्ट थे। फेंग वुचेन कदम दर कदम आगे बढ़े। वह आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया और उठ नहीं सका। वह खून से लथपथ था। आप कौन हैं? उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से पूछा। उसका चेहरा भय से भर गया। उन्होंने ऐसी भयानक युवा प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे फेंग वुचेन को उकसाने का पछतावा है। बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा और उसके हाथ में मौजूद लाल ज्वलंत तलवार निर्दयतापूर्वक नीचे चुभ गई। नहीं, लड़की चिल्लाए। वह इतनी डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। फेंग वुचेन ने रोती हुई युवा लड़की पर ठंडी नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वापस जाओ और अपने परिवार के मुखिया से कहो कि मैं इसे याद रखूंगा। मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से उससे मिलूंगा। तुमने झोऊ कबीले के एक सदस्य को मारने की हिम्मत की। झोऊ कबीले तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। आप अभी क्यूई शोधन क्षेत्र में हैं और आप यह कहने का साहस कर रहे हैं कि आप झोऊ कबीले के साथ हिसाब बराबर कर लेंगे। लड़की फेंग वुचेन पर चिल्लाई। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ क्यूई शोधन क्षेत्र में हूँ। कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं किसी को भी अपना भाई कह सकता हूँ। मैं किसी को भी लोगों को मारने में मेरी मदद करने का आदेश दे सकता हूँ और खजाना चुरा लो। इससे पहले कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं, कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब मैं सभी को मार डालूंगा तो युनझू में हर कोई मुझे भगवान की तरह पूजेगा। महत्वाकांक्षा के इन ऊंचे शब्दों ने किसी का भी खून खौला दिया। अहंकारी कमीने, लड़की गुस्से से चिल्लाई। फेंग वुचेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और गंभीर रूप से घायल लवाट क्यूई रिफाइनमेंट रियलम कल्टीवेटर की ओर चल दिया। फेंग वुचेन को आते देख वह आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसके पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जोर देकर कहा, अपने जीवन में आप जैसी भयानक प्रतिभा से मिलने में सक्षम होने के लिए मैं बिना पछतावे के मर सकता हूँ। पूरे साम्राज्य में, यहाँ तक कि साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा भी आपसे आधी भी अच्छी नहीं है। मरने के लिए आपके हाथों में कोई अन्याय नहीं है। उस आदमी को उदासीनता से देखते हुए फेंग वुचेन ने भावहीन होकर कहा, दुश्मनों को मरना होगा। झोऊ कबीले ने शायद गलत निर्णय लिया है। उन्हें आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है तो मुझे डर है कि आपके लिए इस दुनिया में खुद को स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। आदमी ने कठिनाई से कहा, अगर मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है तो मैं खुद पर भरोसा करूंगा। अगर दुनिया नहीं है तो मैं इसके लिए खुद लड़ूंगा। फेंग वुचेन ने दबंगई से कहा। फेंग वुचेन की बातें सुनकर उस आदमी का शरीर कांप उठा। उसे अपने पूरे शरीर में गर्म खून की लहर महसूस हुई। हा, आप वह हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। इसके लिए स्वयं लड़ो। वह आदमी अचानक हंसा और बोला, जब आप जवान हो तो आपको घमंडी होना चाहिए। जब आप जवान होते हैं तो ऐसी महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती। लेकिन यह केवल प्रतिभाशाली लोगों के लिए है। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन की ओर देखते हुए आदमी मुस्कुराया और पूछा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? फेंग वुचेन। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। फेंग वुचेन। उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। फेंग वुचेन की लाल उग्र तलवार पहले ही निर्दयतापूर्वक छेदी जा चुकी थी। वह जानता था कि फेंग वुचेन दयालु नहीं होंगे। जीवन में बिना किसी कारण के कोई महिमा नहीं है, केवल लड़ाई के माध्यम से प्राप्त महिमा है। मैं, फेंग वुचेन, दुष्ट ड्रैगन भगवान की हर चीज का अधिकारी हूँ। मैं इस महाद्वीप को जीत लूंगा और इस महाद्वीप पर हर किसी को मेरे लिए कांपने पर मजबूर कर दूंगा। मैं सभी को बता दूंगा कि जिस दुनिया के लिए मैंने संघर्ष किया वह मेरी है। फेंग वुचेन ने दबंगई से कहा। फेंग वुचेन जिस रास्ते पर चले वह वध का रास्ता बनना तय था। क्लाउड प्रीफेक्चर की प्रमुख सेनाओं ने केवल सम्मानपूर्वक कार्य किया क्योंकि उन्हें फेंग वुचेन की सहायता की आवश्यकता थी। फेंग वुचेन इस बिंदु के बारे में बहुत स्पष्ट थे। चूंकि उसकी खेती की जमीन उजागर हो गई थी, फेंग वुचेन ने तुरंत अपना स्थान बदल दिया। झोऊ कबीला शक्तिशाली था और फेंग वुचेन के पास झोऊ कबीले के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी। पहाड़ों को छोड़ने के बाद फेंग वुचेन लुआनतियान शहर पहुंचे।
जैसे ही वह शहर के द्वार पर पहुंचा, उसने एक आदमी को शहर से बाहर उठते हुए और अजीब तरह से चिल्लाते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखा। 10 से अधिक गार्ड शहर से बाहर निकले, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर चिंता थी। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? गार्डों के नेता ने घबराकर पूछा। वह आदमी दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और बोला, यह आदमी वास्तव में मजबूत है, ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक विशिष्ट व्यक्ति होने के योग्य है। काले कपड़े पहने एक युवक अहंकारपूर्ण भाव से शहर से बाहर चला गया। वह मुस्कुराया और बोला, कैसा है युवा मास्टर लियू, क्या अब आप आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। हम्फ, क्या आपने कुछ वर्षों तक बैरक में ही प्रशिक्षण नहीं लिया? इसमें इतनी बढ़िया बात क्या है? युवा मास्टर लियू ने असंबद्ध भाव से कहा। मेरी ताकत केवल ब्लैक फ्लैग आर्मी के बीच में है, काले कपड़े वाले आदमी ने गर्व से कहा। युवा मास्टर लियू, आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप हमारे युवा मास्टर को नहीं हरा सकते। उस आदमी के साथ आए कुछ गार्डों के चेहरे पर चापलूसी के भाव थे। मानो मेरी गांठ को हराओ। दोबारा, युवा मास्टर लियू गुस्से में चिल्लाया और अपनी सच्ची क्यूई के साथ फिर से आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों में कोई मुकाबला हो रहा हो। प्रतिस्पर्धात्मक हृदय किसके पास नहीं था। फेंग वुचेन ने केवल उन पर एक नजर डाली और फिर शहर के गेट की ओर चल दिए। जैसे ही वह शहर के गेट की ओर चला, यंग मास्टर लियू वास्तव में फेंग वुचेन की ओर उड़ गया। बाहर फेंके जाने से पहले उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला। नगर द्वार पर दर्शकों की भीड़ ने सिर हिलाया। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह जीत नहीं सकता, फिर भी वह दिखावा करना चाहता था। फेंग वुचेन, जिसे कुछ महसूस हुआ, वह पीछे मुड़ा और यंग मास्टर लियू को नीचे खींच लिया। धन्यवाद भाई जी। युवा मास्टर लियू पहले तो घूरते रहे, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत फेंग वुचेन को धन्यवाद दिया। तुम उसके समकक्ष नहीं हो, अपमान क्यों मांगते हो? फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर यंग मास्टर लियू नाखुश हो गए और बिना आश्वस्त हुए कहा, क्या उन्होंने कुछ वर्षों तक ब्लैक फ्लैग आर्मी में प्रशिक्षण नहीं लिया था? अन्यथा वह मेरा मुकाबला कैसे कर सकता था? उद्धरण चिन्ह। साम्राज्य की ब्लैक फ्लैग आर्मी विशिष्ट सैनिक हैं। उनका लड़ने का अनुभव आपसे अधिक मजबूत है। इसके अलावा वह एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज प्रैक्टिशनर है। आप एक क्यूई रिफाइनिंग स्टेज प्रैक्टिशनर, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? तुम्हें वापस जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, फेंग वुचेन ने फिर से कहा और शहर में प्रवेश करने के लिए घूम गया। प्रतिवेदन। छठे स्तर का क्यूई शोधन क्षेत्र कल्टीवेटर मेरे 30% हमलों को दूर कर सकता है। वह वास्तव में सरल नहीं है, काले लबादे वाले आदमी ने मन ही मन सोचा। काले वस्त्र वाला व्यक्ति फीनिक्स स्काई सिटी का युवा मास्टर लेंग मुचेंग था। वह शहर के युवा मास्टर्स में से एक थे। वह 3 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें ब्लैक फ्लैग आर्मी का नेता चुना गया। यही कारण है कि उन्होंने ब्लैक फ्लैग आर्मी में 3 साल तक प्रशिक्षण लिया और एक शक्तिशाली क्षमता विकसित की। ब्लैक फ्लैग आर्मी में लेंग मुचेंग की ताकत सिर्फ औसत नहीं थी, वह ताकतवर लोगों में से एक था। इसके अलावा वह साम्राज्य की सबसे मजबूत सेना स्काई शैडो में शामिल होने वाला था। स्काई शैडो फायर कैवलरी साम्राज्य के कुलीनों में से एक थी। वे केवल साम्राज्य के जनरल की बात सुनते थे। इसी सम्मान और शक्तिशाली पृष्ठभूमि के कारण अहंकारी लेंग मुचेंग का जन्म हुआ। फीनिक्स स्काई सिटी में लेंग मुचेंग अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्ध थे। पूरे युनझो को लेंग मुचेंग के अस्तित्व के बारे में पता था। जहां तक यंग मास्टर लियू का सवाल है, लियू परिवार के युवा मास्टर लियू क्विंगयांग काफी प्रतिभाशाली थे। हालांकि उन्होंने अपनी खेती की उपेक्षा की। क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर उनकी ताकत औसत थी। हम्फ, देर सवेर मैं तुम्हें हरा दूंगा। युवा मास्टर लियू ने काले लबादे वाले आदमी की ओर घूरकर देखा। फिर उसने शहर में पीछा किया और चिल्लाया, भाई रुको। यह क्या है? फेंग वुचेन ने चलते हुए पूछा। मैं लियू क्विंगयांग हूँ। मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? लियू क्विंगयांग ने फेंग वुचेन का आकार मापते हुए पूछा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। लियू क्विंगयांग को फेंग वुचेन में बहुत दिलचस्पी थी। वह मुस्कुराया और कहा, भाई फेंग, मैं देख सकता हूँ कि आप क्यूई शोधन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर बहुत शक्तिशाली हैं। आप लेंग मुचेन को सबक सिखाने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? यह सुनकर फेंग वुचेन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। वह उत्तर देने में बहुत आलसी था। क्या यह उसे मरने के लिए नहीं कह रहा था? लेंग मुचेन क्यूई शोधन क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। फेंग वुचेन उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सके।
इसके अलावा फेंग वुचेन और लियू किंगलोंग एक दूसरे को नहीं जानते थे और उन्हें लेंग मुचेंग से कोई शिकायत नहीं थी। उसे परेशानी खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह देखकर कि फेंग वुचेन ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर भी उदासीन दिखे, लियू क्विंगयांग ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, भाई फेंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यह भाग्य ही होगा कि हम मिले। चलो चलें, मैं तुम्हें खाने के लिए ले जाऊंगा। यह बस है, ऐसा होता है कि लेंग मुचेंग हमारा इलाज कर रहे हैं और वहाँ कुछ दोस्त भी हैं। खाना न खाना बर्बादी है। फेंग वुचेन ने मूल रूप से कुछ खाने की योजना बनाई थी। चूंकि लियू क्विंगयांग ने बात की थी, इसलिए उन्होंने उसका अनुसरण किया। रास्ते में लियू क्विंगयांग ने फेंग वुचेन को लेंग मुचेन के बारे में बताया। दुर्भाग्य से फेंग वुचेन को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही समय बाद लियू क्विंगयांग फेंग वुचेन को एक भव्य रेस्तरां में ले आए। रेस्तरां को लेंग मुचेंग ने पहले ही बुक कर लिया था। प्रवेश करने के बाद फेंग वुचेन को पता चला कि लियू क्विंगयांग के तथाकथित दोस्त लुआनतियान शहर के प्रमुख परिवारों के सभी युवा स्वामी थे। वे सभी अत्यधिक धनवान और शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सबसे ताकतवर लेंग मुचेंग सबसे बाद में आया। अन्य युवा स्वामी स्पष्ट रूप से उससे डरते थे। वे सभी उसका सम्मान कर रहे थे और उसकी चापलूसी कर रहे थे। यह कहा जा सकता है कि लेंग मुचेंग इस शकल के बॉस थे। लेंग मुचेंग सबसे शक्तिशाली था और वह ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक कुलीन भी था। वह साम्राज्य की सबसे मजबूत सेना स्काई शैडो फायर कैवलरी का भी सदस्य था। लेंग मुचेंग मुख्य पात्र थे। अन्य सभी युवा मास्टरों ने उसे घेर लिया और लियू क्विंगयांग को नजरअंदाज कर दिया। इन युवा मास्टरों को अपनी चापलूसी करते देख लियू क्विंगयांग बेहद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वहां व्यंजनों से भरी एक मेज थी। फेंग वुचेन को केवल खाने की परवाह थी और उन्होंने इन युवा मास्टर्स की बातचीत में बाधा नहीं डाली। वह बस इन युवा मास्टरों की डींगे सुनते रहे। हालांकि फेंग वुचेन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि लेंग मुचेंग अक्सर उसे देखते थे। भाई फेंग, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? लेंग मुचेंग ने अचानक अपनी आंखों में तिरस्कार का भाव लाते हुए पूछा। यह सुनकर फेंग वुचेन ने लेंग मुचेंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं आपकी बातचीत में बाधा नहीं डाल सकता। एक युवा मास्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे साथ भोजन करना उनके लिए सम्मान की बात है। क्या उनके पास बोलने की योग्यता है? भाई, और खाओ। मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें ये व्यंजन खाने का मौका नहीं मिलेगा। एक और युवा मास्टर हंसा, अपनी आंखों में तिरस्कार छिपाए बिना। युवा मास्टर लियू, आपने उन्हें कहां से उठाया? उसकी खराब शक्ल तो देखो। क्या तुम उसे यहाँ लाकर हमें शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? एक और युवा मास्टर ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। इन लोगों का उपहास सुनकर फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि लियू क्विंगयांग इतने अच्छे स्वभाव के नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, वह अब भी वही था जो उन्हें यहाँ लाया था। यदि वे उसे सामने न देते तो ठीक था, लेकिन अब वे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उपहास कर रहे थे। आप लोगों की सम्मानजनक पहचान है, ठीक है। आप लोग अकेले ही खा सकते हैं। लियू क्विंगयांग ने बिना किसी जिज्ञासा के कहा। फिर उसने फेंग वुचेन को खींच लिया और कहा, भाई फेंग, चलो चलें। मैं तुम्हें खाने के लिए कहीं और ले जाऊंगा। मुझे यहाँ खाने की कोई भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू क्विंगयांग वास्तव में इन युवा मास्टर्स को लेंग मुचेंग की चापलूसी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सके। उनका अच्छा मूड खराब हो गया। युवा मास्टर लियू, मैंने नहीं कहा कि आप जा सकते हैं। यह देखकर कि लियू क्विंगयांग और फेंग वुचेन जाना चाहते हैं, लेंग मुचेंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं चाहूं तो चला जाऊंगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? लियू क्विंगयांग ने जरा भी डरे बिना दबंगता से उत्तर दिया। लेंग मुचेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं तो तुम्हारे पिता कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लियू क्विंगयांग, अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। तुम बिग ब्रदर लेंग को अपमानित करने के परिणामों को जानते हो। एक युवा मास्टर ने व्यंग्य किया। हाँ, लेंग मुचेंग ब्लैक फ्लैग आर्मी का एक विशिष्ट व्यक्ति है और वह स्काई शैडो फायर कैवलरी में प्रवेश करने वाला है। उसका नाम पूरे क्लाउड प्रीफेक्चर में जाना जाता है। मैं उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उससे छिप सकता हूँ, ठीक है? लियू क्विंगयांग ने ठंडे स्वर में कहा। युवा मास्टर लियू, आपके शब्द बहुत कड़वे लगते हैं। एक और युवा मास्टर ने व्यंग्य किया। हम्फ। लियू क्विंगयांग ने खर्राटा लिया और जाने के लिए मुड़ा। लेंग मुचेंग ने एक और युवा मास्टर की ओर देखा और उस पर नजर डाली।
बाद वाले ने समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उस युवा गुरु की साधना लियुक विंगयांग से ऊपर थी। वह लवाट क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में था। उसने अपनी ट्रू क्यूई को चालू किया और बिना किसी दया के लियुक विंगयांग की पीठ पर मुक्का मारा। टकराना। फेंग वुचेन ने इसे तुरंत महसूस किया और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। दबे हुए धमाके के साथ शक्तिशाली बल फेंग वुचेन को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। वह वास्तव में मेरी शक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। वह युवा मास्टर गुप्त रूप से चौंक गया। उसके पास कुछ कौशल हैं। लेंग मुचेंग ने भौहें चढ़ा दी। वह देख सकता था कि फेंग वुचेन की ताकत लवचह क्यूई रिफाइनिंग डेयर जितनी सरल नहीं थी। चलो अच्छे से बात करते हैं। तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत है? फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा और फिर अपना पंजा छोड़ दिया। तुम छोटे लड़के, तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? युवा मास्टर ने फेंग वुचेन पर आंखों में भयंकर दृष्टि डालते हुए चिल्लाया। जी चांग कोंग, तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? लियुक विंगयांग गुस्से से चिल्लाया। वह इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे की नसें उभरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह विस्फोट करने वाला हो। लेंग मुचेंग के वापस आने से पहले लियुक विंगयुन के इन युवा मास्टर्स के साथ अच्छे संबंध थे। वे अक्सर एक साथ खेलते थे, लेकिन लेंग मुचेंग के वापस आने के बाद इन तथाकथित दोस्तों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हम्फ, जी चांग कोंग ने गुस्से में कहा और लियुक विंगयान को नजरअंदाज कर दिया। वह फेंग वुचेन पर झपटा और फिर से मुक्का मारा। टकराना। फेंग वुचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिस समय जी चांग कोंग ने हमला किया, उसने पहले ही उस पर मुक्का मार दिया था। दबी आवाज के साथ उसने जी चांगकोंग की छाती पर प्रहार किया और उसे पीछे धकेल दिया। इस मुक्के ने अन्य युवा मास्टरों को चौंका दिया। जी चांगकोंग लवाट क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में था, लेकिन LV6 क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र मार्शल कलाकार के सामने वह इतना कमजोर था। ऐसा नहीं था कि जी चांगकोंग कमजोर था, बल्कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत था। भाई फेंग, शाबाश, लियुक विंगयांग ने राहत भरे भाव से कहा। भाई फेंग कमजोर नहीं है। आप लवाट क्यूई रिफाइनिंग डेयर में किसी को लवचह क्यूई रिफाइनिंग डेयर मार्शल कलाकार के साथ हरा सकते हैं। लेंग मुचेंग ने व्यंग्य किया। मेरा पेट भर गया है। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। फेंग वुचेन न तो दास था और न ही दबंग था। भले ही लेंग मुचेंग लवतीन क्यूई रिफाइनिंग डेयर में थे, फेंग वुचेन बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हम्फ, लियुक विंगयांग ने गर्व से कहा और फेंग वुचेन के साथ रेस्तरां छोड़ दिया। जी चांगकोंग उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन लेंग मुचेंग ने उसे रोक दिया। भाई लेंग, क्या हम उन्हें जाने देंगे? जी चांगकोंग ने अनिच्छा से कहा। लेंग मुचेंग ने उपहास किया, बहुत सारे अवसर होंगे। फेंग वुचेन की ताकत सरल नहीं है। आप उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते और मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं नहीं चाहता कि कमजोरों को धमकाने के लिए दूसरे मुझ पर हंसें। अगर हम कहीं और होते तो मैं उसे मार डालता। मैं इस बार 7 खजानों के कुछ क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के साथ वापस आया। मैंने सुना है कि तियानजू के वुशुंग शहर में फेंग परिवार ने जनरल को नुस्खा दिया था। अब ब्लैक फ्लैग आर्मी इस खजाने का उपयोग खेती के लिए कर रही है। यह 10 गुना अधिक प्रभावी है 7 खजानों के क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर की तुलना में। यह आपकी खेती के लिए बहुत मददगार होगा और यह केवल क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। लेंग मुचेंग मुस्कुराए। 7 खजानों का क्यूई संघनक पाउडर। क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक प्रभावी। क्या सच में इतना शक्तिशाली खजाना है? युवा मास्टर सभी हैरान थे। लेंग मुचेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह सच है। यह खबर युनजू तक फैलनी चाहिए थी। क्या आप नहीं जानते? सभी युवा मास्टरों ने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन यह खजाना अभी साम्राज्य द्वारा विकसित किया गया है। मैं केवल 10 हिस्से ही वापस ला सकता हूँ। आप लोगों को 2-2 हिस्से मिलें। लियुक विंगयांग को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेंग मुचेंग मुस्कुराए और उदारतापूर्वक युवा उस्तादों को खजाना वितरित किया। धन्यवाद भाई लेंग। युवा मास्टरों ने उत्साहपूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। यदि वे जानते थे कि 7 खजानों के क्यूई कंडेंसिंग पाउडर का मालिक फेंग वुचेन था, तो कौन जानता था कि उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी। भाई फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। जी चांगकोंग का आपसे कोई मुकाबला नहीं है। रेस्तरां छोड़ने के बाद लियुक विंगयांग ने उत्साह से कहा। यहाँ तक कि उन्होंने फेंग वुचेन को संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। फेंग वुचेन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप भी उनसे आगे निकल सकते हैं। अपने शरीर को देखें।
आप अपनी खेती की उपेक्षा कर रहे होंगे। लियू क्विंगयांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, भाई फेंग सही हैं। आज तुमने उनसे दुश्मनी मोल ले ली है। आगे से सावधान रहना। मैं जा रहा हूँ, फेंग वुचेन ने बेहोश होकर कहा। भाई फेंग, आप कहाँ जा रहे हैं? लियू क्विंगयांग ने तुरंत पूछा, जैसे वह उसका अनुसरण करना चाहता हो। मैं खेती करने के लिए शहर के बाहर एक शांत जगह ढूंढने जा रहा हूँ, फेंग वुचेन ने बेहोश होकर कहा। खेती करें। लियू क्विंगयांग ने तुरंत बात पकड़ी और कहा, भाई फेंग, मैं खेती करने के लिए एक अच्छी जगह जानता हूँ। ओह, कहाँ है? फेंग वुचेन ने पूछा। लियू क्विंगयांग ने गंभीरता से कहा, यह उत्तर में स्वर्गीय बादल पर्वत में है। यह पहाड़ों में गहरा है। स्पिरिट क्यूई बहुत सघन है। मूल रूप से वहां पहले कोई नहीं गया है। मुझे वहां एक गुफा भी मिली। वहां पहले कोई नहीं गया। आप वहां क्यों जा रहे हैं? फेंग वुचेन अविश्वास में लग रहे थे। मेरे पिता ने मुझे 1 महीने के लिए खेती करने के लिए हेवनली क्लाउड माउंटेन पर जाने की सजा दी। गुफा किंगेर द्वारा पाई गई थी। 1 साल हो गया है। अगर भाई फेंग ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं इसके बारे में भूल गया होता, लियू क्विंगयांग ने कहा। प्रतिवेदन। इसके बारे में क्या ख्याल है, बिग ब्रदर फेंग? क्या आप जाना चाहते हैं? वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी है, इसका गुफा से कुछ लेना देना हो सकता है। लियू क्विंगयांग ने जल्दी से पूछा, जैसे वह इंतजार नहीं कर सकता। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह एक अच्छी जगह है, चलो चलें और देखें। मुझे वापस जाना होगा और अपने पिता को बताना होगा। मैं किंग एयर को भी साथ लाऊंगा। वह वही थी जिसने गुफा ढूंढी थी, हम उसे साथ नहीं ला सकते। बिग ब्रदर फेंग, शहर में हमारा इंतजार करे दरवाजा। लियू क्विंगयांग भागते समय चिल्लाया। कुछ मिनट बाद लियू क्विंगयांग फेंग वुचेन और मियाओ क्विंग को फीनिक्स स्काई सिटी से बाहर ले आए और उत्तर में हेवनली क्लाउड माउंटेन की ओर चल दिए। रेस्तरां में एक गार्ड ने सम्मानपूर्वक सूचना दी, युवा मास्टर लियू क्विंगयांग और बाकी लोग शहर छोड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि वे हेवनली क्लाउड माउंटेन पर जा रहे हैं। मियाओ क्विंग भी वहां हैं। स्वर्गीय बादल पर्वत, वे वहां किस लिए जा रहे हैं? वह युवा मास्टर हैरान था। किंग एयर भी वहां जा रहा है। लियू क्विंगयांग, वह कमीने। वह वास्तव में मेरी स्त्री को चुराने का साहस कर रहा है। एक युवा मास्टर ने गुस्से में बेहद निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ शाप दिया। झाओ यांग, चिंता मत करो। एक बार जब हम उनसे निपट लेंगे तो आपके पास अभी भी मौका है। एक युवा मास्टर ने झाओ यांग के कंधे को थपथपाया और हंसे। कोई भी स्वर्गीय बादल पर्वत पर नहीं जा रहा है। बिग ब्रदर लिंग, यह हमारा मौका है। हम क्यों न जाएं और उस फेंग वुचेन को मार डालें? जी चांगकोंग ने सुझाव दिया। वह फेंग वुचेन को तुरंत मारने का इंतजार नहीं कर सका। लेंग मुचेंग ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया, कोई जरूरत नहीं। स्वर्गीय बादल पर्वत इतना बड़ा है, देखने में समय क्यों बर्बाद करें? उन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजना बेहतर है। एक बार जब वे वापस आ जाएंगे तो हमें कोई कदम उठाने में देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। बिग ब्रदर लेंग बुद्धिमान है। सभी युवा मास्टरों ने सराहना की। डॉट 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 डॉट। लियू क्विंगयांग फेंग वुचेन और मियाओ क्विंग को 2 घंटे के लिए लेकर आए, इससे पहले कि वे स्वर्गीय बादल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। स्वर्गीय बादल पर्वत राजसी था और उसकी कई चोटियां थीं। इसका आकार विचित्र था और पहाड़ पर अनगिनत लताएं थीं। यही वजह भी थी कि यहाँ कोई नहीं आता था। पहाड़ी इलाका इतना जटिल था कि बिना वजह कौन यहाँ आएगा। हालांकि स्वर्गीय बादल पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत सघन थी। यह बाहरी दुनिया से कम कई गुना अधिक सघन था। बिग ब्रदर फेंग, क्या मैं सही हूँ? जैसे ही मैं पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, मुझे मोटी आध्यात्मिक क्यूई महसूस हुई। लियू क्विंगयांग खुशी से मुस्कुराए। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक सघन है। यह वास्तव में साधना के लिए एक बहुमूल्य स्थान है। बात सिर्फ इतनी है कि यह बहुत जटिल है। फेंग वुचेन बहुत संतुष्ट लग रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। बिग ब्रदर फेंग, निवास पहाड़ के अंदर है। मेरे पीछे आओ, मुझे अभी भी रास्ता याद है। लियू क्विंगयांग ने आगे चलते हुए कहा। फेंग वुचेन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। मियाओ क्विंग ने तुरंत बात संभाली और मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर फेंग, वह घाटी बहुत सुंदर है। लियू क्विंगयांग ने जिस गुफा निवास का उल्लेख किया था वह स्वर्गीय बादल पर्वत की गहराई में था। पहाड़ का इलाका जटिल था, इसलिए वे केवल पेड़ों के बीच से ही यात्रा कर सकते थे। हम पहाड़ों में जितनी गहराई में जाते हैं, आध्यात्मिक क्यूई उतनी ही सघन होती जाती है।
फेंग वुचेन ने अपने दिल में बुदबुदाया और उसे संदेह होने लगा कि इसका अमर गुफा से कुछ लेना देना है। लेकिन किस प्रकार का खजाना इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है? आधे घंटे बाद लियू क्विंगयान के नेतृत्व में उन दोनों को गुफा निवास का स्थान मिला। बिग ब्रदर फेंग, गुफा का निवास सामने छोटी घाटी में है। वहाँ बहुत सारे सुंदर फूल हैं। मियाओ क्विंकिंग ने उनके सामने एक छोटी सी घाटी की ओर इशारा किया जो स्वर्ग जैसी दिख रही थी। फेंग वुचेन ने देखा और आश्चर्यचकित भी रह गए। हेवनली क्लाउड माउंटेन का भूभाग जटिल था। सभी प्रकार के प्राचीन पेड़, खरपतवार और जंगली फूल घने और जटिल थे। हालांकि उनके सामने छोटी सी घाटी एक खुली जगह थी जिसके चारों ओर सैकड़ों फूल खिले हुए थे। यह बहुत साफ सुथरा था, किसी छोटे बगीचे जैसा। आसपास की जटिलता ने छोटी घाटी के साथ एकदम विपरीतता पैदा की, जिससे लोगों को एक परिलोक की अनुभूति हुई। बिग ब्रदर फेंग, क्या आपने उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया? उस समय किंगेर और मैं दूर से देख रहे थे। हमने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लियू क्विंगयांग ने कहा। मियाओ क्विंकिंग ने कहा, उस समय हमने सोचा कि अंदर कोई विशेषज्ञ खेती कर रहा है, इसलिए हमने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, यह शक्तिशाली आभा एक प्रकार की मुहर है। शायद यह किसी खजाने को सील कर रही है। आइए एक नज़र डालते हैं। बिग ब्रदर फेंग, क्या अंदर कोई खेती कर सकता है? अगर हम अंदर घुसेंगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? लियू क्विंगयांग थोड़ा चिंतित था। मियाओ क्विंग के शब्द अकारण नहीं थे। परिलोक जैसी दिखने वाली इतनी खूबसूरत जगह प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकती। यहाँ कोई नहीं है। फेंग वुचेन बहुत आश्वस्त थे क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़े। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंकिंग ने एक दूसरे को देखा और फिर संदेह से पीछा किया। जब दोनों छोटी घाटी में पहुंचे तो उन्होंने सीधे गुफा निवास में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सबसे पहले छोटी घाटी के परिवेश का अवलोकन किया। छोटी सी घाटी के दोनों ओर सैकड़ों फूल खिले हुए थे। फूलों की अजीब खुशबू ने लोगों को सहजता और आरामदायक महसूस कराया। इससे उन्हें 100 गुना अधिक ऊर्जावान और बहुत आरामदायक महसूस हुआ। बहुत खूब, यह बहुत सुंदर है। मियाओ क्विंकिंग को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि वह जल्दी से फूलों की क्यारी की ओर भागी। बिग ब्रदर फेंग, आपको क्या लगता है यह जगह कब से अस्तित्व में है? यह घाटी इतनी खूबसूरत क्यों है? लियू क्विंगयांग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ एक अमर जोड़ा रहता था। इन पैरों के निशान से मैं देख सकता हूँ कि वे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। यह एक प्रकार की तलवार कला थी जिसे एक पुरुष और एक महिला ने मिलकर विकसित किया था। शायद वे नश्वर संसार से थक चुके थे और यहाँ एकांत में रहते थे। यहाँ फूल उनके द्वारा लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे क्यों चले गए। जैसा कि उन्होंने कहा, फेंग वुचेन जमीन पर बैठ गए और जमीन पर स्पष्ट पैरों के निशान को देखा। एक अमर जोड़ा। मियाओ क्विंकिंग की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। अच्छा ऐसा है। लियू क्विंगयांग ने संदेहपूर्वक अपना सिर हिलाया। फेंग वुचेन ने गुफा निवास को देखा। इस पर कोई नाम उत्कीर्ण नहीं था और यह कोई प्राकृतिक गुफा निवास नहीं था। यह मानव निर्मित था। फेंग वुचेन गुफा निवास की ओर चल दिए। शक्तिशाली सीलिंग आभा गुफा निवास से आ रही थी। जब उन तीनों ने गुफा में प्रवेश किया तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। बिग ब्रदर फेंग, वहां कोई है। लियू क्विंगयांग सदमे में चिल्लाया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मियाओ क्विंकिंग भी इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। सब कुछ बहुत अचानक था और वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। घबराओ मत, वे पहले ही मर चुके हैं, फेंग वुचेन ने जल्दी से कहा। पहले तो वो भी चौंक गए। क्या मृत? मियाओ क्विंकिंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और करीब से देखा। उसने पाया कि वे दोनों गतिहीन थे और यहाँ तक कि हल्के बैंगनी ऊर्जा कवच में लिपटे हुए थे। गुफा निवास के मध्य में सफेद लिबास में एक सुंदर आदमी सफेद लिबास में एक महिला को गले लगा रहा था। सफेद कपड़ों वाली महिला शांति से उस आदमी की छाती पर झुकी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा खुशी और तत्परता से भरा हुआ था। फेंग वुचेन ने बताया, उन्हें कई साल पहले मर जाना चाहिए था। यह सील उनके शरीर को नष्ट होने से बचा सकती है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। गुफा का निवास स्थान केवल कुछ दर्जन वर्ग मीटर था। मेज और कुर्सियां सभी चट्टानों से बनी थीं। हालांकि यह साधारण था, फिर भी यह बहुत गर्म था। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। यह खूबसूरत बहन बहुत खुश होगी। मरने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। काश वे अभी भी जीवित होते। मियाओ क्विंकिंग को छुआ गया। वह इतनी प्रभावित हुई कि उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू छलक पड़े।
फेंग वुचेन ने गुफा के निवास स्थान पर नजर डाली। शक्तिशाली मुहर के अलावा उसे कोई अन्य खजाना या कुछ विशेष नहीं मिला। बिग ब्रदर फेंग, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी है। क्या इसका सील से कोई संबंध हो सकता है? लियू क्विंगयांग ने हैरानी से पूछा। उसे कोई और खजाना भी नजर नहीं आया। हर चीज में आध्यात्मिकता होती है। शायद यह उनके प्यार के कारण है कि उन्होंने स्काईक्लाउड पर्वत की वनस्पति को प्रभावित किया। इतने वर्षों के बाद भी स्काईक्लाउड पर्वत की वनस्पति अभी भी इस जगह की रक्षा करती है। आध्यात्मिक ऊर्जा भी यहाँ एकत्रित हो रही है, फेंग वुचेन ने अनुमान लगाया। स्वर्गीय बादल पर्वत के पौधों को परिष्कृत करें। लियू क्विंगयांग रुके, उनका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या यह बकवास नहीं था? दुनिया में ऐसी जादुई चीज कैसे हो सकती है? चलो बाहर जाएं और खेती करें। उन्हें परेशान मत करो, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। वरिष्ठों, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। कृपया हमें क्षमा करें। किंग आपको प्रणाम करता है। मुझे आशा है कि आप हमेशा साथ रहेंगे। मियाओ क्विंग, जो बेहद प्रभावित थी, घुटनों के बल बैठ गई और अमर जोड़े को प्रणाम किया। किंग एर, उठो। मेरा मानना है कि दोनों वरिष्ठ हमें दोष नहीं देंगे। लियू क्विंगयांग ने तुरंत मियाओ क्विंग की मदद की। मियाओ क्विंग ने सिर हिलाया और अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। लेकिन जैसे ही मियाओ क्विंग उठे, शांतिपूर्ण गुफा निवास में अचानक एक शानदार बैंगनी रोशनी दिखाई दी। बैंगनी रोशनी का स्रोत सील थी। बिग ब्रदर फेंग, क्या चल रहा है? दोनों वरिष्ठ वास्तव में हमें दोष नहीं देंगे, है ना? लियू क्विंगयांग ने भयभीत होकर पूछा। वह तुरंत मियाओ क्विंग की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। चिंता मत करो, कोई खतरनाक आभा नहीं है, फेंग वुचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि वहां कोई खतरनाक आभा नहीं थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वे तीनों हैरान और चिंतित थे, उन्होंने देखा कि मुहर पर शब्दों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं जो एक शानदार बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। बड़े भाई लियू, देखो, यह क्या है? मियाओ क्विंग ने आश्चर्य से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें मुहर पर लिखे शब्दों को देख रही थीं। लियू क्विंगयांग ने आश्चर्य से शब्दों की पंक्तियों को देखा और कहा, यह तलवार कला मार्शल तकनीक जैसा दिखता है। यह वास्तव में एक तलवार कला मार्शल तकनीक है। फेंग वुचेन सकारात्मक रूप से मुस्कुराए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा था। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस क्विंग की ईमानदारी ने दोनों वरिष्ठों को प्रभावित किया है। यह आपकी आकस्मिक मुलाकात है। दोनों वरिष्ठ आपको तलवार कला मार्शल तकनीक और वह सब कुछ प्रदान करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। मुझे दे दो। मियाओ क्विंग इतनी हैरान थी कि उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। निश्चित रूप से, जबकि मियाओ किंग अभी भी सदमे में थी, एक बैंगनी रोशनी अचानक मियाओ किंग के माथे पर लगी। उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी कौंध गई। यह बहुत अच्छा है, किंग एर, आपकी आकस्मिक मुलाकात हुई है। लियू क्विंगयांग बहुत खुश थे। जैसे ही मियाओ क्विंग को सूचना मिली, उसके दिमाग में दो वरिष्ठों की आकृतियां उभर आईं। जब वे जीवित थे तो यह एक सुखद दृश्य था। एक ने सितार बजाया, एक ने नृत्य किया और उन दोनों ने तलवारें लहराईं। हर हरकत उसके दिल को छू जाती थी। अनजाने में मियाओ क्विंग के गालों पर आंसू बह निकले और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मार्मिक और प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। कितनी दयालु लड़की है। मुझे आशा है कि लियू क्विंगयांग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। फेंग वुचेन ने अपने दिल में आह भरी। वह लिंग जियाओक्सियाओ के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। लंबे समय तक उसे न देखने के बाद फेंग वुचेन को एहसास हुआ कि उसे लिंग जियाओक्सियाओ की याद आने लगी है। किंग एर क्यों रो रही है? लियू क्विंगयांग उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन फेंग वुचेन ने उन्हें रोक दिया। उसने उसे सीधे गुफा से बाहर खींच लिया। बड़े भाई फेंग, आप क्या कर रहे हैं? लियू क्विंगयांग ने हैरान चेहरे के साथ पूछा। मिस क्विंग को दो वरिष्ठों को तब देखना चाहिए था जब वे जीवित थे। शायद वह विरासत स्वीकार कर रही है। यह उसकी आकस्मिक मुलाकात है। उसे परेशान मत करो। ठीक से खेती करने के लिए जगह ढूंढो। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। मैं समझ गया। यह बहुत बढ़िया है। लियू क्विंगयांग राहत में मुस्कुराए। जब वे बाहर निकले तो एक जादुई दृश्य दिखाई दिया। पहाड़ के सभी प्रकार के जानवर घाटी के चारों ओर इकट्ठे हो गए, मानो वे सुंदर संगीत सुन रहे हों। वे नशे में थे और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। पक्षी हवा में उड़ रहे थे और फूल झूम रहे थे। ऐसा लगा जैसे अतीत के सुखद दृश्य फिर से उनके सामने आ गए हों। प्रतिवेदन। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर फेंग वुचेन और लियू क्विंगयांग दोनों को ऐसा लगा जैसे वे मतिभ्रम कर रहे हों।
ऐसा लग रहा था मानो ये पक्षी और जानवर फेंग वुचेन और लियू क्विंगयांग को नहीं बल्कि गुफा में मौजूद अमर जोड़े को देख रहे हों। दुर्भाग्य से लोग चले गए थे, लेकिन दृश्यावली अभी भी वहीं थी और वस्तु भी। इन पक्षियों और जानवरों के व्यवहार से पता चलता है कि गुफा में अमर जोड़े का प्यार कितना सच्चा और सुंदर था और वे इसके लिए कितने तरसते थे। जहां दोनों आश्चर्यचकित थे, वहीं वे प्रभावित भी हुए। यहाँ तक कि पक्षियों और जानवरों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। किंग एयर की तो बात ही छोड़ दीजिए। लियू क्विंगयांग ने आह भरी, उसकी आंखें बेवजह लाल हो गईं। खेती करो, फेंग वुचेन ने हल्के ढंग से कहा, इन पक्षियों और जानवरों को दूर नहीं भगाया। फेंग वुचेन ने कई मीटर ऊंची चट्टान पर छलांग लगाई और खेती करने के लिए क्रॉस लेग करके बैठ गए। लियू क्विंगयांग ने सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर खेती की। फेंग वुचेन ने 9 रंगीन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल और 7 खजाने की हुई संक्षेपण पाउडर को बाहर निकाला और उन्हें निगल लिया। उन्होंने सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक का प्रसार किया और शुद्ध ऊर्जा और औषधीय शक्ति को पागलों की तरह आत्मसात कर लिया। घाटी में स्पिरिट क्यूई बहुत मोटी थी और फेंग वुचेन की खेती की गति बहुत भयानक थी। सभी दिशाओं से आत्मा क्यूई पागलों की तरह उसकी ओर एकत्र हो गई। सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक बिल्कुल दबंग थी। लियू क्विंगयांग, जो गुफा के प्रवेश द्वार पर खेती कर रहे थे, ने महसूस किया कि स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा फेंग वुचेन की ओर एकत्रित हो रही है। वह इतना सदमे में था कि उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। कितनी भयानक साधना पद्धति है, यह वास्तव में स्पिरिट क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा एकत्र कर सकती है। लियू क्विंगयांग का चेहरा अविश्वास से भरा था और उसने चौड़ी आंखों से देखा। इससे लियू क्विंगयांग और भी हैरान हो गए। यह निश्चित रूप से अविस्मरणीय था। लियू क्विंगयांग की चौड़ी आंखों में उन्होंने भारी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को धुंध के रूप में फेंग वुचेन की ओर एकत्रित होते देखा। यह कैसे संभव है? क्यूई की सारी आत्मा उसकी ओर एकत्रित हो रही है। लियू क्विंगयांग अवाक रह गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बिग ब्रदर फेंग की साधना गति बहुत भयानक है। जब कोई किसान खेती करता था तो लियू क्विंगयांग ने ऐसा चौंकाने वाला दृश्य कभी नहीं देखा था। यह भी उन्होंने पहली बार देखा था। वास्तव में बिग ब्रदर फेंग कौन है? क्या वह तियानयुन कबीले का प्रतिभाशाली शिष्य हो सकता है? ऐसी असामान्य प्रतिभा को देखकर लियू क्विंगयांग ने तुरंत तियानयुन कबीले के प्रतिभाशाली शिष्यों के बारे में सोचा। लियू क्विंगयांग होश में आने से पहले काफी देर तक शून्य में देखता रहा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने दिल में लगे सदमे को दबाने की पूरी कोशिश की। एक अज्ञात समय के बाद पक्षी और जानवर एक के बाद एक तितर बितर हो गए, जैसे कि वे यहाँ कभी आए ही न हों। घाटी में एक बार फिर शांति आ गई और केवल धुंध जैसी स्पिरिट क्यूई के पागलपन से एकत्रित होने का शानदार दृश्य देखा जा सका। मियाओ क्विंग गुफा से बाहर नहीं आई। 6 घंटे के बाद जब आसमान में अंधेरा छा गया तो गुफा से अचानक एक अत्याचारी आभा बाहर निकली। कितनी शक्तिशाली आभा है! किंग एयर टूट गया था। लियू क्विंगयांग, जो खेती के बीच में था, अचानक सदमे में चिल्लाया। उसने अपनी आंखें खोलीं और गुफा में देखा। अभी भी सुधार हो रहा है। वह जल्द ही मुझसे आगे निकलने वाली है। लियू क्विंगयांग अवाक रह गया। गुफा के ऊपर चट्टान पर फेंग वुचेन ने भी अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से कहा, क्यूई शोधन क्षेत्र का 7वां स्तर। उसने एक ही बार में 2 स्तरों को तोड़ दिया। मिस क्विंकिंग की प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। कुछ ही समय बाद मियाओ क्विंकिंग अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान के साथ गुफा से बाहर निकली। किंग एयर, यह कैसा है? लियू क्विंगयांग ने जल्दी से पूछा। बिग ब्रदर लियू, दोनों वरिष्ठों ने अपना आजीवन ज्ञान मुझे दिया, लेकिन मेरी वर्तमान साधना का स्तर बहुत अधिक खेती करने के लिए बहुत कम है। वरिष्ठों की यिन यांग 2 फॉर्म तलवार तकनीक के लिए एक पुरुष और एक महिला को एक साथ खेती करने की आवश्यकता होती है। केवल यिन और यांग को मिलाकर इसकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मेरी योजना बिग ब्रदर लियू के साथ विकसित होने की है, मियाओ क्विंकिंग ने कहा। मेरे साथ खेती करो। लियू क्विंगयांग पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वह खुशी से हंसा और बोला, किंग एयर, क्या तुमने जो कहा वह सच है? बेशक यह सच है। मियाओ क्विंकिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठों की खेती तकनीक भी यिन और यांग का एक संयोजन है। हमें इसे एक साथ विकसित करना होगा। यह बहुत अच्छा है। लियू क्विंगयांग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अचानक मियाओ क्विंकिंग को गले लगा लिया। बधाई हो, मिस क्विंकिंग, फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मियाओ क्विंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बिग ब्रदर फेंग। किंग एयर, चलो जल्दी से खेती करें। लियू क्विंगयांग इंतजार नहीं कर सका। पहली बार उनमें मजबूत बनने की चाहत जगी।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मियाओ क्विंकिंग ने एक पल में 2 स्तर बढ़ा दिए थे जिससे लियू क्विंगयांग उत्तेजित हो गए थे। चाहे कुछ भी हो, वह किसी महिला से हार नहीं सकता था, है ना? फेंग वुचेन ने खेती जारी रखी। जल्द ही शानदार दृश्य फिर से सामने आया। मियाओ क्विंकिंग, जो खेती करने वाली थी, अचानक स्तब्ध रह गई। उसने आश्चर्य से फेंग वुचेन की ओर देखा। किंगेर, उसे अनदेखा करो। बिग ब्रदर फेंग एक राक्षस है। उसकी खेती बहुत भयानक है, लियू किंगयांग ने ईर्ष्या की दृष्टि से जल्दी से कहा। मुझे आश्चर्य है कि बिग ब्रदर फेंग कौन है। उसे किसी बड़े गुट का प्रतिभाशाली शिष्य होना चाहिए। मियाओ क्विंग अपनी खूबसूरत आंखों में ईर्ष्या की झलक के साथ मुस्कुराई। एक क्षण बाद मियाओ क्विंग ने खेती की तकनीक और तलवार की तकनीक लियू क्विंगयांग को दे दी। उन दोनों ने भी अपनी खेती में शामिल होना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बार बार की गई साधना ने उन्हें बुनियादी बातें समझने में मदद की। हालांकि आगे बढ़ना कठिन था। उन्हें इसकी आदत डालने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। उन्हें विचलित करने वाले विचारों और जुड़े दिमागों से मुक्त होना था। सौभाग्य से लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे को समझते थे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वे एक गहरे सार को समझने में सक्षम हुए। उनकी खेती दिन ब दिन मजबूत होती गई। उन दोनों ने तलवारों की जगह डंडों का इस्तेमाल किया। उनके मूल रूप से कठोर आंदोलनों को धीरे धीरे एकीकृत किया गया। अंत में वे अधिक कुशल हो गए और उनमें कुछ आकर्षण आ गया। एक महीने में यिन यांग कला की मदद से लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग की क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गए। तलवार तकनीक के बारे में उनकी समझ भी गहरी हो गई। हालांकि इस महीने में लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग ने अपना लगभग सारा समय सदमे में बिताया। भले ही उन्होंने अमर जोड़े द्वारा छोड़ी गई खेती तकनीक और तलवार तकनीक की खेती की थी और उनकी खेती को तोड़ दिया था, फिर भी उनकी खेती की गति फेंग वुचेन की तुलना में आधी भी तेज नहीं थी। एक महीने तक पागलपन से खेती करने के बाद फेंग वुचेन ने आधे महीने में एक स्तर तोड़ दिया। उसकी भयानक साधना गति ने उन्हें धूल में मिला दिया। एक महीने में लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग अपनी जान जोखिम में डालकर केवल एक स्तर को पार कर पाए थे। फेंग वुचेन ने उन्हें पकड़ लिया था। इससे वे दोनों हैरान और असहाय हो गए। खुद की तुलना दूसरों से करना गुस्सा दिलाने वाला था। हालांकि इससे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि फेंग वुचेन एक बेहद प्रतिभाशाली और भयानक प्रतिभा थी। फेंग वुचेन ने खुद से कहा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यूई शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर बुरा नहीं है। यह वास्तव में एक खेती का खजाना है। एक महीने में 2 स्तरों को तोड़ने से फेंग वुचेन को निराशा नहीं हुई। कहा जा सकता है कि क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर की खेती के साथ फेंग वुचेन की ताकत में बड़े अंतर से वृद्धि हुई है। वह सार परिवर्तन क्षेत्र के तहत बिल्कुल अजेय था। फेंग वुचेन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, ड्रैगन भगवान की शक्ति भी बहुत मजबूत हो गई है। यह भयानक शक्ति वास्तव में तभी प्रकट हो सकती है जब मैं सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। बिग ब्रदर फेंग, आपकी साधना की गति बहुत भयानक है। एक महीने में 2 स्तरों को तोड़ना। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, भले ही मुझे पीट कर मार डाला जाता, लियू क्विंगयांग खट्टे स्वर में कहा। यह सुनकर फेंग वुचेन धीरे से खड़े हुए और फीकी मुस्कान के साथ बोले, आपकी तलवार की तकनीक भी खराब नहीं है। आप भविष्य में और मजबूत बनेंगे। बिग ब्रदर फेंग, आप किस स्तर की प्रतिभा के हैं? आपकी साधना गति इतनी भयावह क्यों है? मियाओ क्विंग ने उत्सुकता से पूछा। वह जानती थी कि उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन फेंग वुचेन की तुलना में उसे लगा कि वह बहुत पीछे है। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप तियानयुन कबीले के प्रतिभाशाली शिष्य हैं? लियू क्विंगयांग ने भी पूछा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तियानयुन कबीले का शिष्य नहीं हूँ। मैं किसी कबीले से नहीं हूँ। मेरी प्रतिभा केवल 2 दर्जे की है। क्या? दूसरा ग्रेड? लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंग ने एक स्वर में कहा, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? द्वितीय श्रेणी की मार्शल आत्माएं बेकार मार्शल आत्माएं हैं। इसकी इतनी भयानक साधना गति किसी भी तरह से नहीं हो सकती। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास 8वीं कक्षा की मार्शल आत्मा है। लियू क्विंगयांग ने चकित होकर कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि फेंग वुचेन की प्रतिभा 2 दर्जे की थी। फेंग वुचेन ने 9 रंगीन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल और 7 खजाने क्यूई संक्षेपण पाउडर निकाला और कहा, मेरी साधना की गति तेज है क्योंकि मेरे पास ये खजाने हैं। मैं 9 रंगों वाले बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल पदार्थ के बारे में जानता हूँ, लेकिन यह क्या है? लियू क्विंगयांग ने हैरान होकर पूछा।
उन्होंने पहले कभी 7 ट्रेजेस क्यूई कंडेंसेशन पाउडर नहीं देखा था। 7 खजाने क्यूई संघनन पाउडर। इसका प्रभाव क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है। यह तियानजू से आता है, इसलिए युनजू में हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या आप नहीं जानते? फेंग वुचेन ने पूछा। यह 7 खजाने क्यूई संक्षेपण पाउडर है। मियाओ क्विंकिग ने आश्चर्य से कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन हमारे पास यह युनजू में नहीं है। हम इसे केवल तियानजू में खरीद सकते हैं और यह बहुत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करना असंभव है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने इसे हाल ही में अपने पिता से सुना है। लियू क्विंगयांग ने सिर हिलाया। मैंने काफी कुछ खरीदा है। यहाँ आपके लिए कुछ है। यह आपके लिए सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगा। एक बार जब आप सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फेंग वुचेन ने विनम्रतापूर्वक उनमें से प्रत्येक को 10 दिए। धन्यवाद बिग ब्रदर फेंग। दोनों बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फेंग वुचेन ने उन्हें 7 ट्रेजेस क्यूई कंडेंसेशन पाउडर दिया क्योंकि लियू क्विंगयांग ने उन्हें खेती के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में मदद की थी। यह उसे चुकाने के लिए था। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा, आपकी वर्तमान ताकत के साथ लेंग मुचेंग, जी चांगकोंग और अन्य के अलावा आपका कोई मुकाबला नहीं है। वापस जाओ और कड़ी मेहनत करो। लेंग मुचेंग से आगे निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। बड़े भाई फेंग, क्या आप हमारे साथ पहाड़ से नीचे नहीं आ रहे हैं? मियाओ क्विंकिंग ने पूछा। मैं यहीं रहना और खेती करना जारी रखूंगा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। उसने जाने से पहले सार परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ने की योजना बनाई। बड़े भाई फेंग, ध्यान रखना। लियू क्विंगयांग ने अपनी मुठियां बंद कर लीं। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि फेंग वुचेन ने सार परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ने की योजना बनाई है। एक साधारण विदाई के बाद लियू क्विंगयांग मियाओ क्विंकिग को पहाड़ से नीचे ले आए। मैं सार परिवर्तन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूँ। इसके बाद मैं एक ही बार में सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। फेंग वुचेन अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। जितनी जल्दी हो सके सार परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए फेंग वुचेन ने एक ही बार में 9 रंगीन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल की 3 बोतलें, 7 खजाने क्यूई कंडेंसेशन पाउडर के 3 हिस्से और 1 क्यूई इकट्ठा करने वाली गोली निगल ली। प्रचंड शक्ति के कारण फेंग वुचेन का शरीर सूज गया। उसके सभी मेरिडियन और मांसपेशियां अत्यधिक दर्द में थीं। फेंग वुचेन ने अपने दांत भींच लिए और जल्दी से सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक से अभ्यास किया। उन्होंने पागलपन से अपने शरीर में भारी शक्ति को निगल लिया और भारी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई और औषधीय शक्ति को परिष्कृत किया। सार परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ने के लिए फेंग वुचेन ने पागलपन से खेती करना चुना। यह कहा जा सकता है कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। प्रयास करते हुए सफल हों या मर जाएं। प्रभाव बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है। उनकी साधना गति अत्यंत भयानक थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह आसमान में उड़ रहा हो। हालांकि फेंग वुचेन को पूरे शरीर में दर्द सहना पड़ा। यदि वह इसे सहन नहीं कर सका तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मजबूत बनने के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। सौभाग्य से फेंग वुचेन का शरीर काफी मजबूत था, अन्यथा वह भारी शक्ति से टूट गया होता। दिन ब दिन समय बीतता गया। जब फेंग वुचेन अपनी पूरी ताकत से खेती कर रहे थे तो जुआनटियानजोंग को एक महत्वपूर्ण खबर मिली। प्रतिवेदन। साम्राज्य के ग्रैंड जनरल के आगमन से किसी भी गुट को कोई चिंता नहीं हुई। जुआनटियानजोंग के भव्य महल में मू तियानयुन और बाकी जुआनटियानजोंग लोग पहले से ही प्लाजा में इंतजार कर रहे थे। युनशान, क्या ग्रैंड जनरल ने कहा कि वह यहाँ जुएनटियानजोंग में किस लिए आया है? म्यू तियानयुन ने पूछा। मुयुनशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रैंड जनरल ने केवल यह कहने के लिए किसी को भेजा था कि वह आज जुआनटियानजोंग आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। ग्रेट एल्डर जीहे ने गंभीरता से कहा, ग्रैंड जनरल कभी भी व्यक्तिगत रूप से जुआनटियानजोंग नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता कि वह यहाँ किस महत्वपूर्ण मामले के लिए आए हैं। ग्रैंड जनरल ने केवल उन्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मामला क्या था। इसके अलावा ये कैंकियोंग पहले कभी जुआनटियानजोंग नहीं गए थे। यह अवश्यंभावी था कि उसके अचानक आगमन से वे हैरान हो जाते। ग्रैंड जनरल आ गया है। जुआनटियानजोंग के गेट के सामने अचानक एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। जुआनटियानजोंग के सभी लोगों ने झुककर कहा, आपका स्वागत है, ग्रैंड जनरल। पूरे जुआनटियानजोंग में तेज आवाज गूंज उठी, जो ग्रैंड जनरल के लिए जुआनटियानजोंग के सभी सम्मान का प्रतिनिधित्व करती थी। काले ब्रोकेड पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जुआनटियानजोंग में कदम रखा।
वह केवल अपने शुरुआती 40वें वर्ष में था और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। हालांकि वह ग्रैंड जनरल के आचरण और गरिमापूर्ण आभा को छिपा नहीं सके। ये कैंगकियोंग के आगमन में बहुत अधिक सैनिक नहीं थे, केवल कुछ ही लोग थे। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कैंगकियोंग ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। उनके पास ग्रैंड जनरल की आधिकारिक छवि नहीं थी। पुराने संप्रदाय के मास्टर म्यू बहुत दिनों से नहीं मिले। आप कैसे हैं? ये कैंगकियोंग ने विनम्रता से पूछा। म्यू यूटियन युनजो का सबसे मजबूत व्यक्ति और चौथे दर्जे का कीमियागर था। यहाँ तक कि साम्राज्य के ग्रैंड जनरल ये कैंगकियोंग को भी उसे कुछ हद तक सम्मान देना पड़ा। म्यू यूटियन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद ग्रैंड जनरल। मुयुन शान ने एक आकर्षक इशारा किया और विनम्रता से कहा, कृपया ग्रैंड जनरल। धन्यवाद भगवान म्यू। ये कैंगकियोंग विनम्रता से मुस्कुराए और मुख्य हॉल में उनके पीछे चले गए। जुआनथियानजोंग के कई शिष्य धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि महान जनरल अचानक जुआनथियानजोंग में क्यों आए थे। मुख्य हॉल में मुयुन शान ने पहले ही ये कैंगकियोंग के लिए एक भोज की तैयारी कर ली थी जब उसे पता चला कि वह आ रहा है। महान जनरल का यहाँ आना जुआनथियानजोंग के लिए सम्मान की बात है। मैं महान जनरल को एक टोस्ट का प्रस्ताव देता हूँ। मुयुन शान ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, प्रोत्साहित करना। ये कैंगकियोंग की वीरता की भावना बादलों तक पहुंच गई। उसने एक घूंट में कप को सूखा दिया। मुतियानयुन, जुआनथियानजोंग और अन्य बुजुर्गों ने हंसते और बातें करते हुए एक के बाद एक टोस्ट बनाए। कुछ साधारण खुशियों के बाद वे मुद्दे पर पहुंचे। मुतियानयुन ने सबसे पहले पूछा, ग्रैंड जनरल, आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए हैं? ईमानदारी से कहूँ तो मैं यहाँ फैंग मास्टर के लिए हूँ। ये कैंगकियोंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। फैंग मास्टर। म्यू तियानयुन और अन्य सभी हैरान थे। साम्राज्य के नंबर 1 ग्रैंड जनरल फैंग मास्टर के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे। ये कैंगकियोंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह सही है। फैंग मास्टर की प्रतिष्ठा पहले से ही शाही परिवार में फैल गई है। मैं फैंग मास्टर को साम्राज्य में आमंत्रित करने के लिए यहाँ हूँ। मैंने पहले ही सम्राट को इसकी सूचना दे दी है और सम्राट सहमत हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। एक विराम के बाद ये कैंगकियोंग ने फिर से कहा, विचार के साथ उपकरण निर्माण। इतना शक्तिशाली लोहार बिल्कुल अनसुना है। यहाँ तक कि एक ग्रेड 6 लोहार भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। फैंग मास्टर का अस्तित्व साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ग्रेड भी साम्राज्य में 4 लोहारों को आध्यात्मिक हथियार बनाने में कठिनाई होती है। यदि फैंग मास्टर साम्राज्य के लिए आध्यात्मिक हथियार बनाने के इच्छुक हैं, तो हमारा साम्राज्य 100 गुना मजबूत हो जाएगा। साम्राज्य के लिए महान जनरल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह बूढ़ा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है। म्यू तियानयुन ने अपनी मुठियां पकड़ी और कहा, पुराने संप्रदाय के नेता म्यू, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये कैंगकियोंग विनम्रता से मुस्कुराए। अफवाहें सच हैं। फैंग मास्टर ने वास्तव में विचार के साथ उपकरण निर्माण हासिल किया है। बुजुर्ग वेई यून ने नीलामी में इसे अपनी आंखों से देखा। ऐसा कहा जाता है कि फैंग मास्टर एक कीमियागर भी हैं। मुयुन शान ने गंभीरता से कहा। ये कैंगकियोंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है। वह वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा है। मुझे नहीं पता कि उसका गुरु कौन है और वह किस तरह का विशेषज्ञ है जो ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को विकसित करने में सक्षम है। संक्षेप में, यह हमारे साम्राज्य का आशीर्वाद है। ग्रेट जनरल, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको फैंग मास्टर के पास ले जाएं? महान बुजुर्ग जी, उन्होंने पूछा। यह सही है। मैंने सुना है कि फैंग मास्टर भी एक अतिथि के रूप में जुआनथियानजोंग आए हैं। ये कैंगकियोंग ने सिर हिलाया। जब जीहे ने यह सुना तो वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और कहा, ग्रेट जनरल, आप नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि फैंग मास्टर कहाँ हैं। इसके अलावा वह तियानडू में अधिक समय से दिखाई नहीं दिए हैं, 1 महीना। शायद वह पहले ही तियानडू छोड़ चुका है। यह सुनकर ये कैंगकियोंग ने भौहें चढ़ा दी और कहा, 1 महीने से अधिक समय के लिए तियानडू को छोड़ दिया। काय करते? उद्धरण चिन्ह। मु तियानयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, युनझू में कई महान शक्तियां फैंग मास्टर को ढूंढना चाहती हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग वेई यून को भी नहीं पता कि फैंग मास्टर कहाँ हैं। महान जनरल, आप फैंग मास्टर को बुलाने के लिए पत्र क्यों नहीं भेजते? दूसरे बुजुर्ग लुओ हुआन ने सुझाव दिया। ये कैंगकियोंग ने बेबसी से कहा, यह काम नहीं करेगा। मैं फैंग मास्टर को नाराज नहीं करना चाहता।
इसके अलावा फेंग मास्टर शायद बहुत दिखावटी नहीं होना चाहते। अगर हम उन्हें बुलाने के लिए एक पत्र भेजते हैं तो शायद फेंग मास्टर मना कर देंगे। ग्रेट जनरल, चिंता न करें। फेंग मास्टर कहीं खेती कर रहे होंगे और अभी तक नहीं गए हैं। हम उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेज सकते हैं। म्यू तियान्युन ने सुझाव दिया। हाँ, यही एकमात्र तरीका है। ये कैंग कियोंग सहमत हुए। तब म्यू तियान्युन ने तुरंत जुआनटियानजोंग के शिष्यों को पहाड़ से नीचे जाने और फेंग मास्टर को खोजने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक तियादू सिटी लॉर्ड ने भी लोगों को खोजने के लिए भेजा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। इससे महान सेनापति बहुत निराश हुआ। बिना किसी निशान के खोजना निस्संदेह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। शायद फेंग मास्टर पहले ही युनझू छोड़ चुके थे। हालांकि ये कैंग कियोंग ने इस वजह से हार नहीं मानी। उन्होंने खोज क्षेत्र का विस्तार किया और बड़ी संख्या में जुआनटियानजोंग के शिष्यों को तियानझू और युनझू भेजा। दिन ब दिन समय बीतता गया, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं मिली। इस समय फेंग वुचेन अभी भी हेवनली क्लाउड माउंटेन पर था। फेंग वुचेन को नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। फेंग वुचेन 2 महीने से हेवनली क्लाउड माउंटेन पर खेती कर रहे थे। अब उसने मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा था। उन्होंने अपने मार्शल कौशल को विकसित करने में भी कुछ दिन बिताए, जिससे उनकी ताकत काफी बढ़ गई। जैसी कि उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र की अपेक्षा थी। मेरी वर्तमान ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, फेंग वुचेन ने उत्साह से कहा। मजबूत बनने की भावना ने उसे अपने दिल में उत्साह को दबाने में असमर्थ बना दिया। मूल परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर को तोड़ने के बाद फेंग वुचेन को पता चला कि उसका शरीर बहुत बदल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी शक्ति, गति और धारणा में अत्यधिक विकास हुआ है। यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने संप्रभु शरीर विकसित किया था। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। उत्साहित फेंग वुचेन ने अपने सच्चे युआन का जमकर प्रसार किया। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपनी हथेली हवा में उड़ा दी। 3 मीटर लंबी स्वर्ण ऊर्जा हथेली का प्रिंट उड़ गया। बूम! अत्याचारी ताड़ का निशान बड़ी चट्टान से टकरा गया। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।